गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में आपको लेखक राही मासूम रज़ा द्वारा लिखी गई एक उम्दा कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। इसके पिछले 2 भागों में हमने पढ़ा कि टोपी शुक्ला का इफ़न से एक अटूट रिश्ता था और टोपी शुक्ला जो है इफ़न की दादी से भी बहुत प्यार करता था। इफ़न की दादी उसको अपनी अम्मा की जैसी लगती थी क्योंकि दोनों की भाषा एक जैसी थी। और इफ़न की जो दादी है वह टोपी शुक्ला से बहुत प्रेम करती थी क्योंकि इफ़न की जो दादी है उसे भी अपने घर में अजनबियों जैसा व्यवहार मिलता था और टोपी के साथ भी उसके घर में वैसा ही व्यवहार होता था। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बन गए थे। दोनों का ही एक दूसरे के साथ एक अटूट संबंध हो गया था। एक 78 बरस की थी और दूसरा 8 बरस का, है ना। और जो टोपी शुक्ला है, जब इफ़न की दादी का देहांत हुआ, जब वह मर गई तो वह बोलता है कि क्यों ना मेरी दादी इस जगह मर जाती, क्योंकि मेरी दादी, और फिर वह इफ़न से ये भी बात कहता है कि क्यों ना हम अपनी दादी को ही एक्सचेंज कर लें, तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए। यहाँ तक का जो भाग है वो हमने पढ़ लिया था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि वह अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता की बदली पर मुरादाबाद चले गए। मतलब इस तारीख के दिन इफ़न के पिताजी की बदली हो गई और वह कहाँ चले गए? मुरादाबाद। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिराम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था जो बराबर का था परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आ गई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस दैट? हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। बिल्लू ने एम्पायर को आवाज़ दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासी? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर दगदार है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, दागदार मतलब डॉक्टर। बट ही लुक सो क्लमजी, बिल्लू ने बोला। टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ के नीचे लगाई हो। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियस का शुष्कार दिया। मतलब कि जो डब्बू मतलब जो कलेक्टर के तीनों बेटे थे वो बहुत अंग्रेजी बोलते थे और टोपी ने उनको इस तरह से बोला तो जो बिल्लू जो था उसने टोपी को गिरा दिया। रात में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए। मतलब कि जो डब्बू जो था उसने क्या किया, अपने जो कुत्ता था उसको टोपी के पीछे छोड़ दिया। पेट में 7 सुइयां भूखी तब टोपी को होश आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी।
तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर में सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर में सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई थी कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव ने के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस नहीं ली जा सकती, इसलिए तय हुआ टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको यह ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहिना जात है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तय का हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गया गईल बाड़, सीता ने कहा। तुहे दादी से टरावट के ताना चाही, किनो ऊ तोहरा दादी बड़ी। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी दादी कितनी बड़ी है तुमसे, तुम्हें दादी के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 1 साल तो वह फेल हुआ था। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 51 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर में उसे जबान की नोक में रखा गया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था। गाउदी का मतलब क्या होता है? बुद्धू। वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता। वह जब पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न पास हो गया था। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। उसके दोस्त 10वें में थे। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं से के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है? शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की इस तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? मतलब उसको यही मिसाल देते कि तुम भी क्या बलभद्र की तरह, जो जैसे वह इसी दर्जे में टिका हुआ है वैसे तुम भी टिके रहे। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वालों में वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता। वह अपने भरे पूरे
घर की ही तरह स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस में यही किताबें पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब ज़बानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ आई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उस दिन अब्दुल वहीद के रिसर्च में वह तीर मारा की टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, एडथ वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू ही उन्हीं सबन के साथ रह रही हो। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब सारे घर में सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए वह पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरेबंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, 3 बरस तीसरे दर्जे में पास हो गया। अब जो टोपी शुक्ला है वह तीसरे साल में पास हो गया, लेकिन उसकी जो परेशानी थी वह कोई समझने वाला नहीं था, क्योंकि परिवार का उसके साथ कोई साथ देने वाला नहीं था और उसका जो इतना अच्छा दोस्त था इरफान, वह भी उसका साथ छोड़कर चला गया था। तो अब उसे कोई साथ ही नहीं मिल रहा था, है ना। घर के जितने भी परिवार के सदस्य थे वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। स्कूल में भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार होने लगा और सभी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे ना, क्योंकि इरफान और टोपी का जो रिश्ता था वह बहुत अटूट रिश्ता था और दादी भी उससे बहुत प्रेम करती। तब तो वह अच्छे से पढ़ता था, लेकिन जब इरफान के पिताजी का तबादला हो गया उसके बाद टोपी की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं आया और वह बीमार भी हो गया था, इसलिए वह पढ़ाई नहीं कर सका। धन्यवाद।